नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हैं थिंक 360। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी जनसभा अजमेर में हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी पुष्कर गए और उन्होंने ब्रह्मा मंदिर में पूजा करके राजस्थान में चुनाव अभियान की एक तरह से बड़ी शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में बहुत सारे विषयों पर बात की। उन्होंने राजस्थान में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। राजस्थान ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी पर जहां सरकारें रही हैं, मोदी ने आरोप लगाए कि कांग्रेस गारंटी का धोखा करती है जनता के साथ में। इसके अलावा सचिन पायलट आज समझौते के बाद में पहली बार मीडिया से रूबरू हुए। वे अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक में यात्रा पे थे। अब क्या इनके राजनीतिक मायने निकलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के और सचिन पायलट के इस बयान के, हम जानेंगे हमारे वरिष्ठ साथी श्रीपाल सत्तावत जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ी रैली की है, उसमें कई सारी बातें आई हैं, जिन्होंने प्रदेश में महिलाओं की असुरक्षा, प्रदेश में भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों पे उन्होंने अपनी बात कही। कैसे देखते हैं सर, अब 5-6 महीने बचे हैं चुनाव के? प्रदीप जी, सीधे तौर पर कहें तो ये चुनावी अभियान शुरू कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी। हालांकि 9 साल की जो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है मोदी जी का, उन घोषणाओं को लेकर के या जो 9 साल में जो काम हुए 9 थे, साल का जो सेलिब्रेशन है उसकी शुरुआत, विकास की जो यात्रा है उसके सेलिब्रेशन के लिए जनसभा हुई थी। लेकिन सीधे तौर पर कहें तो ये एक सेंटर पॉइंट राजस्थान का चुना गया और यहाँ से 8 लोकसभा क्षेत्रों की 64 विधानसभा क्षेत्रों को साधने की इसमें कोशिश की गई। प्रधानमंत्री मोदी के अगर संबोधन को देखें तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी विकास योजनाओं का जिक्र तो किया ही, साथ ही राजस्थान सरकार और कांग्रेस की जो रीति नीति है उसको लेकर के सवाल खड़े किए। उन्होंने जो जनसभा में जो बड़ी तादाद में लोग आए उनको ये भी याद दिलाया कि किस तरह से आपने पिछली बार कांग्रेस की सरकार को चुना और सरकार को चुनने के बाद में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसे है, महिलाओं की स्थिति कैसी है और किस तरह से राजस्थान सरकार काम कर रही है, उसको लेकर के उन्होंने इंगित किया और इशारा किया कि जब भी कांग्रेस की सरकार होती है तो वो इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कंप्रोमाइज़ करती है, इसी तरह से महिला अत्याचार बढ़ते हैं। और उन्होंने सीधे तौर पर कहें तो बीजेपी का जो चुनावी अभियान है उसको और धारदार कर दिया है। उससे पहले वो आबू आए, आज पुष्कर में उन्होंने पूजा अर्चना की, आबू में पहले ही उन्होंने शुरुआत कर दी थी। अब जो राजस्थान का केंद्र बिंदु है अजमेर, वहाँ से अपने राजनीतिक अभियान को और ज़्यादा तेजी दे दी है। सर, इसको पॉलिटिकल एंगल से देखें, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किसी भी बीजेपी के लीडर का नाम नहीं लिया, लेकिन कई वीर सूरमाओं और वीरांगनाओं का नाम लिया उन्होंने, ऐतिहासिक चरित्रों का नाम लिया। जाति वाला एंगल देखा गया, गुर्जर समाज को साधने का प्रयास हुआ है। इसके अलावा जो लोक देवता तेजा जी है, उनकी प्रतिमा 4 बड़े जाट लीडर्स से प्रधानमंत्री को सौंपी गई, जिसमें शेखावाटी से सतीश पूनिया हैं, बीच से CR चौधरी रहे, मारवाड़ से कैलाश चौधरी रहे हैं। तो क्या कास्ट इक्वेशन क्या देखते हैं सर इसमें, ये जो इलेक्शन के लिहाज से? देखिए, जिन इलाकों को एक तरह से अजमेर की सभा के जरिए साधने की कोशिश की गई, वहाँ पर एक बड़ा वोट बैंक है, जाट वोट बैंक जी। खरनाल की ज़्यादा दूरी नहीं है। तेजा जी की जो मान्यता है उस मान्यता को मानने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर वहाँ पर है। और साथ ही आपने अगर गौर किया होगा तो जो पिछली बार सरकार गई थी उसमें बड़ी भूमिका थी राजपूतों की नाराज़गी की, तो उसको साधने के लिए भी एक तरह से उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व मुख्यमंत्री जो राजस्थान के रहे, बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे भैरव सिंह शेखावत, उनको भी उन्होंने याद किया और एक तरह से पूरे संतुलन की कोशिश की। प्रधानमंत्री जब भी सभा करते हैं तो बाकायदा आप देखेंगे कि पूरे एक रिसर्च के साथ में वो यहाँ पर कहीं भी सभा करें, वहाँ के लोक देवताओं को, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के जो तमाम खूबियाँ हैं उनका वो जिक्र करते हैं और उन्हीं के ज़रिए वो अपने जो वोटर हैं या जो सभा में मौजूद लोग हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और वही आज उन्होंने यहाँ पर किया। सर, क्या देखते हैं अब, चूंकि इसको अगर पॉलिटिकली देखा जाए, किसी नेता का उन्होंने नाम नहीं लिया, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब चुनाव जो है कर्नाटक हारने के बावजूद बीजेपी जो है वो राजस्थान में भी केवल और केवल केंद्र के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, मोदी ही केंद्र में रहेंगे?
या राजस्थान में किसी को ये है देखिए, चेहरा? फिलहाल तो रणनीति जो दिख रही है वो साफ तौर पर ये दिख रही है, और सिर्फ 2023 की तैयारी नहीं है, ये 2024 की तैयारी है। जी। और अगर बीजेपी के नेताओं की भाषा में कहें तो वो किसी भी सूरत में राजस्थान की 25 में से एक भी सीट को खोने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी के पास में जो फीडबैक है उससे पता चल रहा है कि कई राज्य जहां पर उनकी बड़ी पकड़ थी, जो वहाँ के स्थानीय समीकरण थे, वो गड़बड़ा गए हैं। और ऐसे में उन तमाम स्टेट को, जिनमें राजस्थान भी एक है, उनको पूरी तरह से अपनी पकड़ मजबूत करने के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी खुद ने कमान संभाली है। और फिलहाल जिस तरह से वो पूरे इसको अभियान को लीड कर रहे हैं, उससे लगता है कि राजस्थान में फिलहाल बीजेपी जो है वो किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की कवायद नहीं करेगी, और सभी को साथ लेकर के एक कह सकते हैं कि एक जो संयुक्त नेतृत्व है उसके साथ चुनाव में जाने की कोशिश होगी, और उसकी लीडरशिप जो है वो प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। सर, प्रधानमंत्री की सभा में एक डायलॉग बहुत गजब रहा माननीय प्रधानमंत्री का ही, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस भेदभाव नहीं करती, वो भ्रष्टाचार में किसी तरह का भेदभाव नहीं करती, अल्पसंख्यक, दलित, किसी भी वर्ग का पैसा हो। और राजीव गांधी के 85 पैसे और 15 पैसे वाला उदाहरण उन्होंने दिया कि इतने करोड़ रुपए अगर कांग्रेस सरकार में आते, इतने हजार करोड़, तो इतने ही रुपए जनता तक पहुंच पाते हैं, चीजें, योजनाएं मुकम्मल नहीं हो पाती, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। पूरी इस जनसभा में कई लोगों के स्पीचेस हुए, राजेंद्र राठौड़ के हुए, राज्यवर्धन सिंह के हुए, गजेंद्र सिंह शेखावत के, किरोड़ीलाल मीणा के, सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष खुद का स्पीच हुआ। तो इनमें उन सब ने यहाँ स्थानीय गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री ने यह कहा है उसमें कि यहाँ 200 लोगों की जो सरकार है, पिछले 5 साल पहले जनता ने एक मैंडेट दिया था, किसानों के लोन माफी वाली बात भी उन्होंने इशारों में कही। और प्रधानमंत्री ने यह कहा कि आपस में लड़ रहे हैं, मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, विधायक। तो पायलट और अशोक गहलोत की जो राइवलरी है उसको प्रधानमंत्री इंगित कर गए। इसको आप कैसे देखते हैं कि भी देश का मुखिया जो है वो देखिए, जब चुनाव में होंगे तो निश्चित रूप से जो भी विपक्ष होगा, जो भी पार्टी होगी, इसके सामने जो उम्मीदवार होंगे या राजनीतिक दल होंगे, उनकी कमजोरियों को इसी तरह से उभारने की कोशिश होगी, और वही प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और करेंगे भी क्यों नहीं, जब कांग्रेस में सीधे तौर पर दिख रहा है कि दो बड़े लीडर्स के बीच में तनाव जग, उन्होंने यही कहा कि इन तनाव से जनता के मुद्दे गौण हो रहे हैं, चुना इसलिए गया था, और इस तरह का उनका इशारा था। जी, तो उसी को मुद्दा बना रहे हैं। और ये कोई जनता से भी छिपी हुई बात नहीं है कि इस तरह की अस्थिरता से किस तरह से राजस्थान में सरकार का कामकाज है वो प्रभावित हुआ है। और सिर्फ ये मंत्रियों या दो नेताओं के बीच के विवाद नहीं है, आप देखेंगे मंत्रियों और नौकरशाहों के बीच में विवाद रहे, कई बार नौकरशाह बदले गए, कई बार नौकरशाह के सामने मंत्रियों की जो स्थिति है वो कमजोर हुई। सर, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, प्रधानमंत्री ने भी अपने स्पीच में कहा और तमाम नेताओं ने जिक्र किया। जयपुर का आज एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जो जेडीए के जो लॉ डायरेक्टर हैं उन्होंने एक पत्र लिखा है, कार्यालय टिप्पणी की है, और उन्होंने कहा है कि ये जो ज़मीन दी गई है खास करके जयपुरिया ग्रुप को कोई, और उसमें एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ पूर्व मुख्य सचिव रह रहे हैं, फ्लैट्स हैं उसमें उसमें अस्पताल राजस्थान हॉस्पिटल नाम से एक चलता है, और ऐसा देखा जा रहा है कि वो सीबीआई, ईडी या एसीडी से जांच की मांग कर रहे हैं लॉ डायरेक्टर जो है, और ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा घोटाला है। तो ये घोटाला इन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच, और लगातार सचिन पायलट वसुंधरा राजे की सरकार के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये तो उससे बड़ा मामला सामने आ रहा है सर। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि डायरेक्टर लॉ ने ये मुद्दा अपनी नोट शीट में लिया है, और उसमें उन्होंने जो इंगित किया है वो उस ज्वेल्स ऑफ इंडिया को किया है जहां पर जयपुर के सबसे महंगे फ्लैट्स हैं। आमतौर पे वहां माना जाता है कि 5-6 करोड़ से नीचे कोई भी फ्लैट वहां पर नहीं है। वहां पर अगर आप फ्लैट देखने जाते हैं तो आपका स्टेटस देखा जाता है कि आपका स्टेटस क्या है, आप किस तरह की गाड़ी मेंटेन करते हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, आपका प्रोफाइल क्या है। और बिना प्रोफाइल के वहां पर आप उस फ्लैट को जाकर देख एंट्री नहीं है, वहां पे एंट्री भी नहीं है। तो इतना वो ख्याल रखते हैं, और उसमें एक बड़े मीडिया समूह की भी चर्चा होती रहेगी कि उसकी साझेदारी उसमें है। तो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि उन्होंने जिस जयपुरिया समूह को देने की बात कही, वहाँ पर जयपुरिया हॉस्पिटल है, और
उससे सटा हुआ ही ये इलाका है जहाँ पर ज्वेल्स ऑफ इंडिया है, जिसका उन्होंने ऐसा जिक्र कहा किया। जा रहा है सर, सरकारी जमीन है, न केवल सरकारी जमीन है बल्कि 2003-4 में आए अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो नजीर माना जाता है देश के इतिहास में वो फैसला, उस फैसले का खुला उल्लंघन किया गया है। और सैकड़ों बीघा जमीन है जयपुर के कलेजे में, जिसे खुर्द बुर्द करके डॉक्यूमेंटली वो सरकार की है और लोग उसका लुत्फ उठा रहे हैं। हजारों करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है सर। और आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस हॉस्पिटल का उन्होंने जिक्र किया, राजस्थान हॉस्पिटल का, उसके जो कर्ता धर्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, उनकी बड़ी साख रही है जी। वो एक बेहतर चिकित्सक के तौर पर पहचाने जाते हैं। और आम आदमी पार्टी से उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, उनकी एक बड़ी विश्वसनीयता रही है। और उनके ऊपर भी इस रिपोर्ट में उस अस्पताल के ऊपर भी सवाल खड़े किए गए जी। तो भ्रष्टाचार सरकार, मैं कह रहा हूं सर, पुरानी सरकार पे अब 4.5 साल बाद नेता बोल रहे हैं, चाहे अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं या सचिन पायलट की ओर से, अब ये जो नया जिन खड़ा होने वाला है या हो चुका है, इसको किस तरह से देखेंगे? क्योंकि अभी तक प्रतिपक्ष की ओर से कोई आरोप नहीं आया, ये चीज मीडिया में आई है, वो जो नोट शीट है सर। इसको सचिन पायलट लगातार मुखर हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। आज उनका एक स्टेटमेंट बड़ा मार्केबल रहा है। 2 दिन पहले यह तय हो गया कि सचिन पायलट अब खामोश रहेंगे, शांत रहेंगे, अगेंस्ट गहलोत टीम को संदेश नहीं देंगे, और इनको भी यही कहा गया था। आज टोंक की यात्रा पे थे और उन्होंने कहा कि मैं युवाओं से किए गए तीनों वादों पर कायम रहूंगा। कैसे देखते हैं, क्या असर होगा फिर? देखिए, अगर समझौता हुआ है तो समझौता हो सकता है कि जो पावर शेयरिंग है उसको लेकर के हुआ हो, क्योंकि जो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि जो भी समझौता हुआ हो उसमें पायलट फेस सेविंग जरूर चाहेंगे। बिल्कुल। क्योंकि जिस मुद्दे पर वो सड़क पर उतरे, जिन छालों की कसम उन्होंने खाई, जो पदयात्रियों की, जो उनकी जनसंघर्ष यात्रा में थे, तो अगर उस पर वो चुप रहते हैं तो खुद पायलट की साख और पायलट की विश्वसनीयता दांव पर लगती है। लेकिन उन्होंने साफ कहा है चुप नहीं रहेंगे, मतलब इसका मतलब स्पष्ट है कि वो जब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती है जी, जो भी उनके बीच में डिस्कशन है या जो भी चर्चा है उस पर, और ये जो तीनों मुद्दे हैं उस पर चुप होने का कारण नहीं बनता जी। क्योंकि अगर वो चुप रहते हैं, इस पे वो बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं, तो सवाल विपक्ष की तरफ से आएंगे, सवाल पब्लिक की तरफ से आएंगे, और सवाल उन तमाम हजारों लोगों की तरफ से आएंगे जो अजमेर से जयपुर तक उनके साथ पैदल चले। सर 15 दिन आज पूरे हो गए, क्या सचिन पायलट हम 11 जून को कुछ और देख सकते हैं? देखिए, क्योंकि ये समझौता तो खतबताती हुई राख के नीचे अंगारे दिख रहे हैं। में कहा जाता है कि जो दिखता है वो खुदा नहीं है। गहलोत देख साहब तो का ये रहा tagline है कि जैसे कोई समझौता हो गया जी। जैसे हम एक कयास लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री चूंकि वहां पे आ रहे हैं, वो पेपर लीक पर बोल सकते हैं, वो अजमेर ब्लैकमेल कांड चूंकि वापस चर्चा में है, वो उस पर फिल्में आ रही है, कांग्रेस के कई नेताओं पर उसमें आरोप लगे थे, जो मुख्य आरोपी थे नफीस चिश्ती, फारूक चिश्ती, वो जो उस वक्त युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे रघु शर्मा, उनकी सदारत में वो वहां पर अपने नेटवर्क को फैला रहे थे। और उसी दौरान वो जब कांग्रेस से जुड़े हुए थे नफीस चिश्ती और फारूक चिश्ती, वो ही उस पूरे रैकेट के सरगना थे। तो ऐसा संभावना थी कि वो इन मुद्दों को उठाएंगे, उन्होंने नहीं उठाया और दूसरे मुद्दों पर बात की। इसी तरह से हम ये सोच सकते हैं कि आज भले ही एक समझौते की बात हो, सचिन पायलट 11 जून को जब पायलट स्वर्गीय राजेश पायलट की स्मृति में कार्यक्रम होगा, तो उसमें हो सकता है वो एक नया रास्ता और अख्तियार करें। सर मैं करेक्ट कर दूं सर, मोदी जी जो बोले हैं, प्रधानमंत्री जो सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं उसमें आई हुई योजनाएं और इसके माध्यम से उन्होंने होल कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात कही है, और एक पॉइंट जरूर स्थानीय जो अदावत है उसको लेके कही है। बाकी वो उस 9 साल पूरे होने वाले ट्रैक से बिल्कुल नीचे नहीं उतरे। उनका एजेंडा या स्पीच जो है वो पहले से क्लियर था, स्थानीय मुद्दों पे उन्होंने कोई बात नहीं की। हो सकता है इन मुद्दों पर वो आगे जब पूरी तरह से राजनीतिक अभियान चले जी बिल्कुल, तो उस वक्त हो, लेकिन चूंकि अजमेर में ये सभा थी जी, और पायलट मुद्दा उठा रहे हैं पेपर लीक का, इसी दौरान कुछ फिल्मों की चर्चा, बेटियों की असमत को लेके उनकी एक लाइन थी, लेकिन उन्होंने उसको एक मतलब स्पेसिफिक उस पर नहीं गए वो, क्योंकि फिल्में आ रही है अजमेर ब्लैकमेल कांड पर। 1992 का जो जिन है वो वापस बोतल से बाहर, क्योंकि मोदी जी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम तो लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है उससे वहां आने वाले यात्रियों को
सुविधा मिलेगी, तो वो योजनाओं पे ही फोकस वो रहे। बिल्कुल सबका विकास सबका साथ वाली बात पे उसी के ऊपर आज उनका फोकस था। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो हम सोचते हैं या जी 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 हमें लगता है कि ये हो सकता है, जी वो जरूरी नहीं कि राजनीति में हो। जी 11 जून को क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो एक संभावना जताई जा रही थी कि जब तक राहुल गांधी आएंगे वापस, तब तक समझौते पे चीज़ें नहीं बढ़ेगी। हो सकता है पायलट भी उस पर चुप्पी साधे रहे, हो सकता है गहलोत भी उस पर नहीं बोले, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने अपना स्पष्ट दृष्टिकोण रखा है उन मुद्दों को लेकर के, उससे लगता है कि पायलट आसानी से जो अपने मुद्दे हैं उनको छोड़ने वाले नहीं। ऐसा लगता है सर अंगारे थे और उन पे राख डाल दी है। अब अगर ढंग से नहीं सलटाएगा तो एक हवा का झोंका आएगा और फिर से वो तो खदबदा जाएगी आगे। तो ये अशोक गहलोत कल एक स्टेटमेंट दे कि अभी वो खेमा बिल्कुल खामोश है। धर्मेंद्र राठौड़ लगातार अगेंस्ट बोले, महेश जोशी बोले, शांति धारीवाल भी बोलते रहे। इन तीनों पे वो कार्रवाई भी पेंडिंग है। तो क्या पायलट वाली उस मीटिंग में इन पे कोई बात नहीं हुई होगी सर? निश्चित रूप से पायलट ने वो मुद्दा उठाया होगा। जब ऐसा तो हो नहीं सकता कि गहलोत ने मानेसर ने याद दिलाया हो। हाँ हाँ बिल्कुल। गहलोत ने मानेसर याद दिलाया होगा तो उन्होंने इन तीनों की भूमिका और जो पैरेलल मीटिंग हुई, हाईकमान को चैलेंज करने की बात हुई, हाईकमान को एक तरह से अंगूठा दिखाने की जो कवायद हुई, वो भी उन्होंने उठाई होगी। और अगर समझौते की बात हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं पायलट उन मुद्दों को भी रखा होगा कि उन तीनों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो। मानेसर वाले में एक ये भी आया था बीच में, सचिन पायलट खेमे से एक व्यक्ति से बात हो रही थी, वो कहते थे मानेसर तब गए जब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया। तो वहां आला कमान को इसी तरह से प्रेजेंट की गई है चीजें, निश्चित तौर पे ये बात भी आई होगी। तो सर अब क्या लगता है कि राजस्थान का चुनाव बीजेपी के तीसरे मोर्चे की संभावना कहां देखते हैं आप अब फिलहाल? देखिए, मैं अभी तक तीसरे मोर्चे की संभावना को खारिज नहीं करता। खास तौर पर अगर आप 1989 से लेकर के अब तक के चुनाव को देखें तो लगातार एक थर्ड फोर्स इंडिपेंडेंट के तौर पे बीएसपी के हिसाब से, सीपीएम के हिसाब से या जनता दल के हिसाब से वो कहीं न कहीं खड़ी होती भी दिखती है। कभी जमींदारा हो गई, एक विकल्प यहाँ की जनता देख रही है। वो विकल्प कौन देगा वो देखने वाली बात है। हो सकता है कि बेनीवाल एक बड़ा कोई कमाल करे। बीएसपी तो अपने उम्मीदवार उतारती ही है और पूर्वी राजस्थान और शेखावाटी में बीएसपी की अपनी एक पहुंच भी है। आम आदमी पार्टी की भी कवायद तेज हो रही है जी। तो अब तक ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की जो चुप्पी है वो हो सकता है पायलट के आगे के रुख को देख करके वो बनी हुई हो। लेकिन अब अगर कांग्रेस में समीकरण ठीक हो जाते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा होगा। पायलट अगर कांग्रेस से अलग होते तो उसका नुकसान बहुत बड़ा होता। लेकिन अगर आप शब्दों पे गौर करें तो गहलोत साहब का जो बयान था उसमें उन्होंने कहा जब वो पार्टी में है जी, जब तक जी। तो इसका मतलब ये है कि संशय तो कहीं की कांग्रेस में ये बना हुआ है। और अगर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को और गहलोत के काम करने के तरीके को देखें और पायलट के प्रति जो गहलोत का एक नफरत का भाव नजर आता है उसको देखें तो पायलट का कांग्रेस में रहना वो निश्चित रूप से गहलोत को कतई सूट नहीं करता। और ये कवायद किसी न किसी तरीके से चलती रहेगी। जैसे हम क्लास में छोटे बच्चों को देखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो चुपचाप में चूटी काट लेते हैं और कुछ पूरे हल्ले गुल्ले के साथ झगड़ा करते हैं जी, वो पहचान में आ जाते हैं। वो सर एक ये भी चल रहा है कि जो नए सचिवों की घोषणा की है गोविंद सिंह डोटासरा ने, तो पुराने जो 38 सचिव हैं उनको लगता है कि हमारी सूची एआईसीसी से जारी हुई है तो हम विशेष हैं, और ये जो ही है इस पे वो सवाल उठा रहे हैं। इस तरह की बात अंदरूनी आ रही है, वही एलाइड आरएस और ये सवाल खड़े हो रहे हैं और खास तौर पे इसलिए कि सब एआईसीसी से उसकी कोई वो नहीं ली गई जी। ये इतनी बड़ी जंबो सूची बनाने के पीछे क्या कारण रहे होंगे वो तो निश्चित रूप से डोटासरा ही बताएंगे। लेकिन ये जो आप या हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में चीज़ें नॉर्मल हो गई है, ऐसा लगता नहीं है। अंदर ही अंदर काफ़ी चीज़ें चल रही है और वो किस तरह से लावे के रूप में निकलती है वो आने वाला वक्त बताएगा। तो ये था आज का धारा प्रवाह कार्यक्रम। हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ साथी श्रीपाल जी और बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा की। इसी तरह के मुद्दों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।